नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ BA सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें से मैं यूनिट 2 का प्रश्न लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ें और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, सब्सक्राइब करने के उपरांत अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट अवश्य करें आप सभी को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न देख पा रहे हैं आप सब स्क्रीन पर। क्या स्त्री जननांग का विस्तृत वर्णन कीजिए। और स्त्रियों में बाह्य एवं आंतरिक जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। गर्भ में भ्रूण की वृद्धि किस प्रकार होती है, सविस्तार लिखिए। और माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास कैसे होता है। अंडाणु के निषेचन से क्या अभिप्राय है। और निरूपण या प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। सो बच्चों, मैं आप सबको शुरू से लेकर अर्थात मानव कोशिका से लेकर कैसे बच्चे का विकास होता है, कितने गुणसूत्रों से, इन सभी को आज मैं समझाने वाली हूँ, आप सभी के समझ लेकर आई हूँ। आगे देखते हैं आंसर में बच्चों। सबसे पहले बच्चों, आप सबको पता है पहले गुणसूत्र अर्थात गुणसूत्र से ही मानव कोशिका का निर्माण होता है और यहीं से ही भ्रूण का विकास शुरू होता है। यहीं से ही अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से ही क्या होता है, गुणसूत्र बनता है, जिससे एक जीवन का आरंभ होता है माँ के गर्भ में। आगे देखते हैं बच्चों, मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ नोट्स के माध्यम से। देखते हैं बच्चों, कुल मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, जिसमें से माता के भी 46 गुणसूत्र होते हैं और पिता के भी 46 गुणसूत्र होते हैं। और जो 46 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि एक सेल मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। और एक मानव का शरीर कितने गुणसूत्रों के निर्माण से होता है, 46। और उसमें से 23 गुणसूत्र किससे मिलते हैं, माता से मिलते हैं। और 23 ही गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। जैसा कि सबको पता है, अंडाणु माता से मिलते हैं, माता के पास अंडाणु होते हैं और पिता के पास शुक्राणु होते हैं। जो जनन कोश या अर्धकोश होते हैं, उनमें अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से कितने गुणसूत्र बनते हैं, 46। जैसा कि मैंने पहले देखा, 23 गुणसूत्र माता के और 23 पिता के, टोटल कितने हुए, 46। इसलिए 46 गुणसूत्र बनते हैं। फिर क्या होता है, ये पूर्ण कोशिका बन जाता है, जिसमें हमारे जीवन की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। और जो ये पूर्ण कोशिका बनता है बच्चों, इसी को ज़ायगोट सेल कहते हैं या संयुक्त कोश कहते हैं। ज़ायगोट सेल ये बच्चों प्रथम सेल होता है, जिससे मानव का विकास होता है, जिससे मानव की जैसे जन्म से पूर्व भ्रूण में सबसे पहले ज़ायगोट सेल का विकास होता है। यहीं से ही जीवन की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं बच्चों। फिर इसके बाद है लिंग निर्धारण। फिर कैसे पता चलता है कि माँ के गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, कैसे लिंग का निर्माण होता है, निर्धारण होता है, जिससे देखते हैं बच्चों। माता के सेल अर्थात 23 गुणसूत्र और पिता के 23 गुणसूत्र। और काय गुणसूत्र होते हैं, काय गुणसूत्र कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 काय गुणसूत्र होते हैं और पिता के भी 22 काय गुणसूत्र होते हैं। और जो ये 22 काय गुणसूत्र होते हैं, कुल मिलाकर 44 होते हैं। इनसे शरीर का निर्माण होता है और फिर लिंग का निर्माण होता है। जैसे 22 गुणसूत्र होते हैं, जो 44 होते हैं, इनसे बॉडी का निर्माण होता है। और जो लिंग गुणसूत्र अर्थात एक गुणसूत्र बचे ना, 23 में से एक बचे और पिता से एक बचे और माता से एक बचे, इन एक गुणसूत्रों से लिंग का निर्माण होता है। जैसे कि लिंग का इससे पता चलता है कि यह पुत्र है या पुत्री है, इससे पता चलता है। और 22 गुणसूत्रों से किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कमेंट अवश्य करें। माता में पाए जाने वाले, आप सबको पता है, इंटर में पढ़े होंगे होम साइंस में, और आप सब BA सेकेंड ईयर में हैं। इसलिए देखते हैं माता में पाए जाने वाले कौन कौन से गुण होते हैं, यक्स होते हैं। और पिता में पाए जाते हैं कौन से गुण, सूत्र, यक्स वाई पाए जाते हैं।
माता के XX और पिता के XY। अब आगे देखते हैं बच्चों कैसे ही निर्माण होता है माता के XX और पिता के XY से। यदि अगर पिता के गुणसूत्र में X गुणसूत्र और माता की X गुणसूत्र दोनों मिलते हैं तो टोटल कितने कौन से गुणसूत्र दोनों प्लस हुए तो XX गुणसूत्र बनते हैं। जैसे माता में XX होता है, स्त्रीलिंग है, तो इससे किसका विकास होता है? लड़की या बालिका का, लड़की या बालिका होने की संभावना होती है, जैसे XX गुणसूत्र से। और यदि पिता के गुणसूत्र और माता के X गुणसूत्र मिले और पिता के Y गुणसूत्र मिले तो इससे किसका निर्माण होगा? कौन से बच्चों का? बालक का होगा। और यदि इसी में से Y गुणसूत्र हट गए, एक लंबा एक बौना, अर्थात दोनों लंबा, इसी में से यदि X Y हट गया, सिर्फ X बचा, और X तो क्या होगा बच्चों? एक लंबा एवं बौना होगा। X गुणसूत्र लंबे होते हैं और Y गुणसूत्र गोल बौना होते हैं। आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था, पहले अब तक तो मैंने समझाया कि जन्म से पूर्व कैसे माँ के गर्भ में कोशिका का निर्माण होता है, कैसे गुणसूत्र का निर्माण होता है और कैसे पता चलता है बालक है या बालिका है। इसलिए अब आगे देखते हैं कैसे माँ के गर्भ में भ्रूण की वृद्धि होती है, कैसे अब जायगोट सेल बनने के बाद कैसे इसका विकास होगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा, पुस्तक के माध्यम से देखते हैं बच्चों। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, पुरुष शुक्राणु का स्त्री अंडाणु से संभोग होने की प्रक्रिया को निरूपण कहते हैं या निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहीं से स्त्री की गर्भावस्था प्रारंभ होती है। अब देखते हैं, अब बच्चों यहाँ से गर्भावस्था प्रारंभ हो रही है। आगे देखते हैं, स्त्री का अंडाणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जी हाँ बच्चों, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसकी आकृति गोलाकार तथा इसकी परिधि 125 मिलीमीटर होती है। यह एक खोल में सुरक्षित रहता है। इसके अंदर भोज्य पदार्थ की एक तह होती है। जी हाँ बच्चों, इसके अंदर एक भोज्य पदार्थ की तह भी होती है और यह खोल में सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? अंडाणु। इसके बीच न्यूक्लियस होता है। पुरुष का शुक्राणु, जी हाँ बच्चों, इसके बीच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से कई गुना छोटा होता है। स्त्री के जो अंडाणु होते हैं उससे कई गुना छोटा होता है क्या? पुरुष का शुक्राणु। मैंने पहले समझाया है आप सबको, आशा करती हूँ आप सबको पता है। और इसकी लंबी पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़ने की क्षमता होती है। गर्भाधान के लिए पुरुष शुक्राणु को ही गतिशील होकर अंडाणु के पास जाना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, पुरुष के शुक्राणु को ही गतिशील होकर अंडाणु के पास जाना पड़ता है गर्भधारण के लिए। अब देखते हैं, गर्भकाल में प्रथम 3 माह में निषेचित कोशिका में होने वाले परिवर्तन देखते हैं। 3 माह में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जायगोट सेल में, निषेचित कोशिका में। गर्भस्थ जीव की मुख्यतः 3 विकास अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ बच्चों, मुख्यतः कितनी विकास अवस्थाएं होती हैं? 3। और इस समय बहुत महत्वपूर्ण विकास होता है। एक नया जीव बनने के लिए ये विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जी हाँ बच्चों, एक नया जीव बनने के लिए यह 3 माह विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आगे देखते हैं बच्चों, डिम्बावस्था, द पीरियड ऑफ ओवियम, अर्थात द पीरियड ऑफ ओवियम डिम्बावस्था होती है। और नंबर 2 है पिंड अवस्था, और नंबर 3 है भ्रूण अवस्था। अब डिम्बावस्था के बारे में जानते हैं बच्चों, इसे बीजावस्था भी कहते हैं। जी हाँ, इसे बीजा अवस्था कहते हैं। अवधि 2 सप्ताह होती है इसकी। इस स्टेज में जायगोट का सम्मिलन माँ से नहीं हुआ होता है। जी हाँ बच्चों, जो जायगोट सेल होता है उसका मिलन माँ के गर्भ से नहीं हुआ होता है। यह अंडे के समान आकार का इधर उधर तैरता फिरता रहता है। यह जो जायगोट सेल है वो अंडे के आकार का इधर उधर तैरता रहता है माँ के गर्भ में। जायगोट
कि आंतरिक रचना में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, या अकेला मूल जीवाणु अपने को कई भागों में विभाजित कर जीवाणु का समूह बन जाता है। इन नवीन प्रत्येक जीवाणु में सभी मूल जेन्स स्थिर रहते हैं और इसके दो समूह बन जाते हैं। क्या बच्चों? दो समूह बन जाते हैं। बाद में जाकर आंतरिक समूह के जीवाणु भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? भ्रूण में परिवर्तित होते हैं और बाह्य समूह के जीवाणु तंतुजाल में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे भ्रूण की रक्षा होती रहती है तथा भरण पोषण भी मिलता रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें चित्र में दिखा रहे हैं गर्भ का आरंभ और 3 माह का गर्भ विकास कैसे होता है। गर्भ का आरंभ देख सकते हैं, योनि के गर्भाशय में देख सकते हैं और गर्भाशय में विकसित शिशु आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्या है? बच्चों, आंसर में आगे क्या जिस समय जीवाणु को विभाजन प्रक्रिया चल रही होती है, जी हाँ बच्चों, जिस समय जीवाणु के विभाजन की प्रक्रिया चल रही है उसी समय डिंब एक फ्लोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में आ जाता है। जो डिंब होता है वह फ्लोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में आ जाता है। इस समय तक गर्भाशय में कई परिवर्तन हो चुके होते हैं। जी हाँ बच्चों, इसी समय तक गर्भाशय में कई परिवर्तन हो चुके होते हैं और डिंब गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। रोपण की क्रिया उर्वरिक, अगर आपसे पूछा जाए रोपण क्रिया किसे कहते हैं तो आप सब समझा सकते हैं। डिंब गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाना ही क्या है? रोपण क्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं, रोपण की क्रिया उर्वरीकरण के 10 दिन पश्चात होती है। रोपण के साथ साथ प्लेसेंटा का विकास होता है। इसके द्वारा डिंब अथवा आहार प्राप्त होता रहता है। आगे देखते हैं, नंबर 2 है पिंडावस्था। जी हाँ बच्चों, पिंडावस्था शॉर्ट आंसर में पूछ लेते हैं पिंडावस्था क्या है, इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ें। और यह अवस्था, ये जो पिंडावस्था है बच्चों, यह अवस्था उर्वरीकरण के पश्चात 14वें दिन से लेकर द्वितीय माह के अंत तक रहती है। इसकी अवधि 6 सप्ताह है। इस अवस्था में विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। इस अवधि में गर्भपिंड मानवकृत धारण कर लेता है। रोपण के उपरांत जीवाणुओं का समूह 3 बीज परतों में विभाजित हो जाता है। जब रोपण होता है उसके उपरांत 3 बीज परतों में विभाजित होता है क्या? जीवाणु का समूह। फिर देखते हैं बच्चों, बाहरी परत। बाहरी परत में क्या है? बाहरी परत के द्वारा स्नेहमंडल, नर्वस सिस्टम, ज्ञान तंत्र, सिनेप्सी सेल्स, त्वचा, स्किन, ग्रंथियां, ग्लैंड्स, बाल, नाखून, दांतों का भार, तब बहिश्चर्म का निर्माण होता है। और मध्य स्तर में क्या होता है? पिंडावस्था के बारे में हम समझा रहे हैं बच्चों। इसमें मध्य स्तर होता है। मध्य स्तर द्वारा अंतःचर्म, रक्त संचारी, उत्सर्जी तंत्र तथा मांसपेशियां आदि बनती हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों कैसे बनती हैं मांसपेशियां, ये सब कैसे बनती हैं पिंडावस्था में। आगे देखते हैं, अंतः स्तर। जी हाँ बच्चों, क्या है? अंतः स्तर अर्थात इंडोडर्म द्वारा गल ग्रंथि, थैमोस, लार ग्रंथि, फेफड़े, जिगर, सांस नली तथा क्रियाज पाचक ग्रंथि का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है? पाचक ग्रंथि का निर्माण होता है। द्वितीय चंद्रमास के अंत तक पिंड की लंबाई 2 इंच हो जाती है। 2 माह जब बीत जाता है गर्भ धारण करने के बाद तो पिंड की लंबाई कितनी हो जाती है? 2 इंच हो जाती है। इस समय उसका भार लगभग 2 ग्राम होता है। अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का विकास ही अधिक होता है। जी हाँ बच्चों, सिर का विकास अधिक होता है और 18 दिन के पश्चात हृदय की रचना प्रारंभ होती है। तो जो तीसरे सप्ताह के अंत तक स्वतंत्र रूप से धड़कना प्रारंभ कर देता है। जब 3 सप्ताह बीत जाता है बच्चों, तब माँ के गर्भ में शिशु की धड़कन चालू हो जाती है, धड़कना प्रारंभ कर देता है। सारे शरीर के 10वें भाग जितनी जिगर की लंबाई होती है उतनी होती है। अब देखते हैं 3 नंबर पे बच्चों, भ्रूणा अवस्था। पिंडावस्था के बारे में हम समझे और बीजावस्था के बारे में समझे। अब भ्रूणा अवस्था के बारे में समझते हैं। यह अवस्था तृतीय मास से लेकर जन्म तक रहती है। प्रायः दूसरे चंद्रमास के उपरांत बालक का जन्म
होता है। इस अवस्था में गर्भस्थ बालक के शरीर में कोई नया अवयव नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि जो अंग बन चुके होते हैं आगे उन्हीं का विकास होता रहता है। और बुढ़ावस्था में चेहरा कुछ चौड़ा हो जाता है। नाक, मुंह, गला तथा दांतों का जबड़ा, इन सभी की रचना भी होती है। अगर आपसे से पूछा जाए बुढ़ावस्था में किनकी रचना होती है, तो नाक, मुंह, गला तथा दांतों तथा जबड़ों की रचना होती है, परिवर्तन आ जाते हैं। पाचक ग्रंथियां, स्नायु मंडल तथा रक्त संचारी तंत्र भी अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तीसरे माह के अंत में मांसपेशियां भी विकसित होने लगती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, शिशु की शारीरिक वृद्धि के कारण माता का गर्भ भी बढ़ जाता है। जी हाँ बच्चों, माता का गर्भ भी बढ़ जाता है शिशु के वृद्धि के कारण। इस समय गर्भाशय के बढ़ने का असर मूत्राशय पर पड़ता है, जिसके कारण अधिक दबाव हो जाता है और माता बार बार पेशाब करने जाती हैं। इस अवस्था में स्त्री में वक्षस्थल में भी वृद्धि हो जाती है। उसका वक्षस्थल पहले की अपेक्षा अधिक भारी एवं बड़ा हो जाता है। चौथा माह देखते हैं बच्चों, इस महीने में गर्भवती का गर्भाशय श्रोणि की हड्डियों के बीच में मुड़ा रहता है और पेट का उभार साफ दिखाई देता है। पेट का उभार जो है चौथे माह से साफ दिखने लगता है कि माँ प्रेग्नेंट है, और शरीर की त्वचा सफ़ेद, चिकनी, सुंदर हो जाती है। इस महीने में शिशु का सिर अधिक बड़ा हो जाता है तथा खोपड़ी पर बाल आने लगते हैं। चौथे माह से ही बच्चों खोपड़ी पर बाल आते हैं बच्चों शिशु के, इसलिए याद रखना किस माह से खोपड़ी पर बाल आते हैं शिशु के गर्भाशय में, तो चौथे माह से 11 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं तथा उसका भार 110 ग्राम हो जाता है। मसूड़ों के अंदर दांत बनने भी प्रारंभ हो जाते हैं। देख सकते हैं बच्चों, चौथे माह का बच्चा ऐसे होता है। आगे देखते हैं पांचवा माह। इस महीने में, जी हाँ बच्चों, इस महीने में क्या होता है, इस महीने में बच्चा अधिक गतिशील हो जाता है। इस समय उसका भार 300 ग्राम तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाती है। कितना होता है ये याद रखना बच्चों, 5वें माह में कितना भार होता है, 300 ग्राम होता है और लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाती है। इस समय बच्चे के हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप, इसको याद रखना, स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। किस सहायता से सुनी जाती है बच्चे की धड़कन? स्टेथोस्कोप के द्वारा। जब माता विश्राम की स्थिति में होती है तब बच्चे की गतिशीलता का पता चलता है। बच्चा इस समय हाथ पैर चलाता भी है, जिससे वह महसूस करती है, माता महसूस करती है कि बच्चा पैर चला रहा है या हाथ चला रहा है। किस माह में? 5वें माह में। छठा माह क्या होता है बच्चों, इस समय बच्चे के शरीर पर हल्के रोएदार बाल उग जाते हैं, त्वचा लाल रंग की हो जाती है। और 7वां माह क्या है बच्चों, इस महीने शिशु का शरीर बड़ी तेजी से लंबाई में बढ़ता है, इस कारण पेट में एक स्थिति को ग्रहण कर लेता है। इस समय या तो वह अपना सिर नीचे की ओर कर लेता है और जन्म लेने के उसी स्थिति में पड़ा रहता है। कुछ बच्चे 7 माह की अपरिपक्व अवस्था में ही उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, कुछ बच्चे 7वें माह में ही हो जाते हैं। ऐसे शिशु के बचने की संभावना भी लेकिन कम ही रहती है। आगे 8वां माह देखते हैं बच्चों, क्या होता है 8वें माह में माँ के गर्भ में। इस माह में शिशु की त्वचा लाल झुर्रीदार हो जाती है और शरीर का उचित विकास हो जाता है। इस समय उसके शरीर के समस्त अस्थियों का निर्माण हो चुका होता है। ये हड्डियां मुलायम तथा लचीली होती हैं। अब 9वां माह देखते हैं बच्चों। इस माह में शिशु का समुचित विकास हो जाता है, उसकी त्वचा का रंग स्वाभाविक हो जाता है, उसके शरीर के रोएदार कोमल अंग नष्ट हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, अंड ग्रंथियां बन जाती हैं, पाँव के तंतुओं में झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा मोटी हो जाती है और कानों में कार्टिलेज बन जाता है। स्तनों के भी चिन्ह बन जाते हैं इस माह में, 9वें माह में। इस समय शिशु पूर्ण रूप से विकसित होकर पहले से अधिक गतिशील हो जाता है। इस समय स्त्री बार बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करती है, क्योंकि शिशु नीचे की ओर दबाव डालता है। इस काल में भोजन करने में छाती में जलन होती है। जन्म लेने के 2 सप्ताह पहले शिशु का सिर श्रोणि में नीचे की ओर गतिशील होता रहता है। जी हाँ बच्चों, पूर्ण विकसित शिशु के शरीर की लंबाई 50 सेंटीमीटर की हो जाती है तथा
इसका भार 3 किलोग्राम हो जाता है, लेकिन जन्म के समय स्वस्थ शिशु की लंबाई 55 सेंटीमीटर तक होती है तथा वजन 3 किलो से 5 किलोग्राम तक हो जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय माता रानी, आप सभी का दिन अच्छा हो।